नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और दोस्तों, आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब हमने बिलीवर बैच में प्रीलिम्स की क्लासेस भी ऐड ऑन कर दी है दोस्तों। और आज से हमारी प्रीलिम्स की क्लास भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बिलीवर बैच में आपको अलग से एक फोल्डर देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स का फोल्डर, जिसमें यूनिट वाइज आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आज की हमारी क्लास, चूंकि हमने इंडियन ज्योग्राफी से हमारी मेंस की क्लास शुरू की थी दोस्तों, तो हमारी प्रीलिम्स की पढ़ाई भी हम शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ओके, और इंडियन ज्योग्राफी का हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो आज कवर करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। भारत का भौगोलिक स्वरूप याद रखिएगा, मेंस में हमने काफी एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन अब यहां पर हम फैक्चुअल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा इसमें, मुझे ये उम्मीद है। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो पहला प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसी पर आज पूरी की पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये जो हमारा देश है दोस्तों, भारत है ना, इस भारत के कितने नाम हो सकते हैं? कौन कौन से नाम है भाई भारत के, है ना? बहुत सारी जानकारी तो ऑलरेडी आपके पास है दोस्तों। भारत का जो नाम है दोस्तों, है ना, भारत का जो नाम है इंडिया, ये कहां से आया? सब जानते हैं भाई, इंडिया जो नाम है ये आया है इंडस रिवर से। और इंडस रिवर को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी से ही इंडिया जो नाम है वो सामने आया। और दोस्तों ये जो नाम है इसे पर्शियन लोगों ने, मतलब ईरानी लोग भारत में लेकर आए थे। तो ये ईरानियों के द्वारा दिया गया नाम है, मतलब कि जो पर्शियन होते हैं ना, पर्शियन लोगों ने एक्चुअली में सिंधु नदी को इंडस कहना शुरू किया। और वही इंडस के आसपास रहने वाले लोग, है ना, रहने वाले लोग और रहने वाला एरिया, मतलब फैला हुआ एरिया क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। दूसरा जो नाम है दोस्तों वो है भारत। और भारत का उल्लेख तो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन काल से दोस्तों। भारत का उल्लेख पहली बार विष्णु पुराण में हमें देखने को मिलता है, जहां पर लिखा है उत्तरम यत समुद्रस्य, और फिर काफी लंबा श्लोक है और जो खत्म होता है भारतम का दिशुचितम। ये जो संस्कृत का श्लोक है ये बताता है भाई कि भारत वो जगह है जिसके उत्तर से लेके दक्षिण तक, है ना, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि भाई उत्तर में एक पर्वत है हिमालय, दक्षिण में क्या है? समुद्र है। और ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। हालांकि दोस्तों जब आप ऐसी नॉर्मल किताबें देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भारत नाम है वो बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं हमारे यहाँ, राजा भरत, है ना। राजा भरत के नाम पर क्या रखा गया है? इसका नाम भारत रखा गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। तीसरा जो नाम है दोस्तों इसका वो है हिंदुस्तान। हमारे देश का एक और नाम है हिंदुस्तान। दोस्तों जब अरबी लोग और फारसी लोग भारत आए तो उन्होंने वो सा को हा कहते थे दोस्तों, है ना। अरबी और फारसी लोग जो हैं वो सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। और इसलिए उन्होंने सिंधु को क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू कहना शुरू कर दिया। और उसके आसपास के इलाके को क्या कहना कर दिया? हिंद। और उससे क्या बन गया? हिंदुस्तान। और वहीं से शब्द आया हिंदू, वरना पहले तो सनातन हुआ करता था। और अगला जो शब्द है दोस्तों वो है आर्यावर्त, मतलब जो आर्यों की भूमि होती है ना दोस्तों, हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत के बीच का जो उत्तर भारत है उसे आर्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, तो वहां पर रहने वाले लोग आर्य हो गए और वो जो इलाका है वो आर्यावर्त हो गया। तो दोस्तों ये जो है वो भारत के कुछ प्राचीन नाम है भाई। चलो, हमारा हमेशा से तरीका क्या रहा है कि हम जो भी पढ़ेंगे उसकी एक स्लाइड बनाएंगे और स्लाइड बनाकर हम उसको एक बार फिर से देखेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमारी हैंड रिटन नोट्स भी साथ में बनती रहे। सुनना भाई, भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत का एक नाम क्या है? इंडिया। ठीक है, भारत का दूसरा नाम क्या है? एक तो भारत कहां से आया वो भी हम देख लेंगे। एक और नाम क्या है? आर्यावर्त। एक नाम क्या हो गया? आर्यावर्त। एक और नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान। ये चार फेमस नाम है। और भी नाम है भाई, है ना, अभी और भी नाम है। देखो, इंडिया नाम जो है वो किसने दिया? ईरानी लोगों ने दिया। ईरानी लोगों ने, पर्शियन लोगों ने दिया। भारत नाम कहां से आया? राजा भरत से आया, विष्णु पुराण से आया। आर्यावर्त ये हिमालय और विंध्याचल पर्वत जो है, हिमालय से लेकर विंध्य तक
के क्षेत्र को आर्यों की भूमि कहा गया और इसके लिए इसको क्या कहा गया, आर्यावर्त। और हिंदुस्तान किसने कहा है, हिंदुस्तान फारसी और अरबी लोगों ने कहा है दोस्तों, फारसी और किसने कहा है, अरबी लोगों ने, क्योंकि वो सा को हा कहा करते थे। इसके अलावा दोस्तों हमारे कुछ पौराणिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वहां पर हमें भारत का नाम जम्बू द्वीप देखने को मिलता है। क्या मिलता है, जम्बू द्वीप देखने को मिलता है। तो भारत के इस हिसाब से देखा जाए तो 5 नाम हो चुके हैं भाई, इंडिया, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान और क्या हो गया आपका, जम्बू द्वीप। ओके, लेकिन और भी बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत खंड या भारतवर्ष और भी हमें नाम देखने को मिलते हैं। जैसे महाभारत काल में क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है, भारत खंड कहा गया है। जम्बूद्वीप हमें बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है दोस्तों ये नाम। तो बहुत सारे नाम जो है वो भारत के हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है ना, तो हमारे देश का जो नाम क्या माना जाएगा, जो वही माना जाएगा जो संविधान में लिखा हुआ है। तो भारत का संविधान क्या कहता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं, है ना। दोस्तों भारत का जो संविधान है, इसका आर्टिकल नंबर 1, देखो हमारे संविधान में काफी सारे आर्टिकल हैं, वैसे देखा जाए तो अब तो काफी ज्यादा हो गए, लेकिन 395 जो है वो मूल आर्टिकल माने जाते हैं। उसमें से जो आर्टिकल नंबर 1 है दोस्तों, अनुच्छेद 1 है, वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ क्या होगा, ये तो हम पॉलिटी में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, लेकिन यहां पर कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुसार दोस्तों भारत के 2 नाम हैं और दोनों ही नामों को सामान्य मान्यता मिली है। तो आप चाहे इंडिया बोले चाहे आप भारत बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नाम सही है दोस्तों। ओके, तो हमने नाम वाली बातचीत पूरी कर ली है। अब आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है, ये हमारे भारत का मैप है। और मैंने आपको कहा था दोस्तों, अगर आप बिलीवर बैच में है ना, तो आपको सबसे पहले भारत का एक मैप लेना चाहिए। एक एमपी का भी मैप हम लेंगे, लेकिन जब हम एमपी शुरू करेंगे तब कर लेंगे वो काम। फिलहाल आप इंडिया का एक अच्छा सा मैप लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली साइज चूज कीजिए कि आपके पास कितनी जगह है। और प्लीज उसको आप मोबाइल में काम नहीं चलेगा दोस्तों, उसकी आप फिजिकल हार्ड कॉपी खरीदिए, उसे लगाइए अपने जहां पढ़ते हो ना वहां पर लगाइए, किसी दीवार में लगाइए और उसे देखिए। जब तक इंडिया पढ़ रहे हो हर दिन जाकर देखिए। दोस्तों ये मैप है हमारे भारत का, जिसमें राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमारा भारत है। और अभी हमने देखा इसके 2 नाम है भाई। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, भारत के 2 नाम है, या तो उसे आप भारत कह दो, और भारत नहीं कहना है तो क्या कह दो, इंडिया कह दो भाई, है ना। बीते दिनों दोस्तों ये जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। लोग कह रहे थे नहीं हमें इंडिया नाम छोड़ देना चाहिए, ये हमें गुलामी की याद दिलाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा ही प्राचीन समय से भारत को इंडिया कहा जा रहा है, हालांकि अंग्रेजों ने ज्यादा पॉपुलर कर दिया। अब देखिए ये भारत है, अब ये भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, है ना। जैसे अगर आपको अपने घर की स्थिति बतानी है तो आपको अपना पिन कोड बताना पड़ेगा, ठीक है। देश बताना पड़ेगा कि आप भारत में रहते हो, फिर आपको राज्य बताना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश में रहते हो, फिर आपको अपना जिला बताना पड़ेगा, फिर जिले के अंदर तहसील, तहसील के अंदर अगर कोई गांव है तो गांव बताना पड़ेगा, गांव के अंदर मोहल्ला बताना पड़ेगा, फिर घर का नंबर बताना पड़ेगा, आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ना, तब आप व्यक्ति आप तक पहुंच पाएगा। तो वैसे ही दोस्तों इस पूरे के पूरी धरती में, है ना, इस पूरे के पूरे अर्थ में किसी भी स्थान की सटीक जानकारी के लिए हमने कुछ रेखाएं मान रखी है दोस्तों। ऐसी रेखाएं सच में नहीं पाई जाती, हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं मान रखी है दोस्तों। कुछ काल्पनिक रेखाएं जो है वो इधर से इधर, मतलब कुछ आड़ी रेखाएं हमने मान रखी, कुछ आड़ी रेखाएं हमने दोस्तों क्या कर रखी है, मान रखी है। और ये आड़ी रेखाएं यहाँ 0 से शुरू होती है, इस तरफ जाती है 90 तक, यहाँ एक पॉइंट है, और इस तरफ 0 से लेकर कहां तक जाती है, 90 पर जाती है। और इस तरीके से कैसी होती है, पैरेलल होती है दोस्तों। कैसी होती है, पैरेलल होती है ना। इस तरीके से पैरेलल लाइंस होती है बिल्कुल। 0 से 1 2 3 इधर क्या आ जाएगा, 89 90। ऊपर भी कैसा, यहां से लेके 89 हो गया और ये क्या हो गया, 90। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए ये समझ जाइए कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हमने कुछ समांतर रेखाएं खींच रखी है दोस्तों।
कुछ पैरेलल लाइन हमने खींच रखी। पैरेलल लाइन कितनी है? 180 है दोनों तरफ मिलाकर, और इन्हें हम कहते हैं अक्षांश। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, इन्हें अक्षांश हम कहते हैं, लैटिट्यूड हम इन्हें कहते हैं। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये बीच वाली लाइन, ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री कहलाती है। और इसके ऊपर वाला इलाका, इसके ऊपर वाला इलाका और इसके नीचे वाला इलाका, हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। तो ये वाला ऊपर वाला इलाका कहलाता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, है ना। गोले को 2 भागों में बांट दोगे तो गोल आधा हो जाएगा, गोलार्ध। और उत्तरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमेशा ऊपर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ रहता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट रहता है, तो ये उत्तरी गोलार्ध। और 0 से लेके 90 तक का इलाका क्या कहलाएगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, है ना। देखो हम भारत की स्थिति निकालने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहने वाले हैं? इसको कहने वाले हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहने वाले हैं हम। ओके, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर है भाई। ओके, 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। एक सेकंड रुकना साथियों। चलिए, तो ये ऊपर वाला इलाका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला इलाका क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। यहां पर 0 से लेके 90 तक, और यहां पर भी कहां से कहां तक? 0 से लेके 90 तक। चलें इसको एक साथ बनाते हैं, है ना। ये बीच में 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। बीचों बीच जो लाइन पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। इसके ऊपर यहां से यहां तक जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री अक्षांश हो गया। और इन अक्षांश को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश। और बिल्कुल इसी तरह नीचे की तरफ 0 से लेके कहां तक रहेगा? 90 डिग्री तक। ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश। तो हमने धरती को कुल 180 काल्पनिक रेखाओं में बांट रखा है दोस्तों। ये ऐसी रेखाएं सच में पाई नहीं जाती, हमने बांट रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत किस तरफ। दोस्तों भारत जो है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत कहां पर आता है? उत्तरी गोलार्ध में। मतलब हम ये 0 से लेकर इस 90 तक के बीच में आने वाले हैं। अच्छा, इस 90 को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है दोस्तों। और नीचे वाला इलाका क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहलाता है दोस्तों। धरती में 2 पोल होते हैं ना, ये साउथ पोल है SP, ये नॉर्थ पोल है NP। तो भारत किसका हिस्सा है? भारत 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश को हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य रेखा को। क्योंकि हम यहाँ अक्षांश और देशांतर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर जहां पढ़ेंगे वहां डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल ये समझ जाइए, भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, मतलब भारत कहीं ना कहीं 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो भारत है कहां वास्तव में? दोस्तों भारत की जो स्थिति है दोस्तों, अब सुनना, ये ऐसी रेखाएं हैं भाई, है ना, ऐसी रेखाएं यहां पर पाई जाएगी, है ना। अब ये मानकर चलिए इस तरीके से ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं भाई, इस तरीके से रेखाएं हैं। भारत कहां से कहां तक है? हमने कहा भाई भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, भारत कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों 2 रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो मिनट में नापा जाता है। जैसे 2 सेंटीमीटर के बीच में आप नाप लेंगे, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब मैं इसको कर रहा हूं भाई रेड कलर का, मैं इसको क्या कर रहा हूं? रेड का, है ना। भारत वाली जो लाइन है मैं उसे रेड कर देता हूं। ये देखो, हमने कहा भारत, इस वाली लाइन, ये वाली लाइन किसकी है? 8 डिग्री 4 मिनट की। और ये वाली लाइन 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, यहां पर है भारत हमारा, इसके बीच में भारत। लेकिन दोस्तों अब ऐसा पूरा तो नहीं हो सकता ना भारत, ये हमने उसका उत्तर
की सीमा और दक्षिण की सीमा तो बता दी, लेकिन इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है उसे समझाने के लिए दोस्तों हमने सेम वही काम किया। पहले इसको एक बार समझ लो, हमने कहा भाई पृथ्वी के अंदर कौन सी वस्तु कहां पर रखी है या कौन सा शहर कहां पर है, किसी भी चीज का सटीक सटीक ज्योग्राफिकल मेजरमेंट करने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसकी पोजीशनिंग का पता करने के लिए, किसी भी चीज की स्थिति का पता करने के लिए हमने पृथ्वी को बराबर बराबर भागों में बांटा। ये बराबर भाग रेखाओं में विभाजित किए गए। 180 रेखाएं हमने पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जो अक्षांश कहलाती है। बीच वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है जिसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। उससे लेकर ऊपर 90 उत्तरी ध्रुव और उससे लेकर नीचे 90 दक्षिणी ध्रुव, और ऐसे 180 रेखाएं हमने बांट रखी है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में भी 8 डिग्री 4 सेकंड से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमने उसे रेड कलर से हाईलाइट किया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने उत्तर और दक्षिण की चीजें तो बता दी, अब हम दोस्तों पूर्व और पश्चिम की चीजें भी बताना चाह रहे हैं। फिर से मैं वही अर्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए। ये हमने फिर से अर्थ बना ली। अब हमने कहा कि भाई हम अर्थ को पहले हमने आड़ा बांटा था, अब हम अर्थ का विभाजन कुछ ऐसे करने वाले हैं, इस तरीके से। ओके, और ये जो कहलाएगी रेखा, ये कहलाएगी 0 डिग्री देशांतर। वो लैटिट्यूड कहलाई थी, ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगी दोस्तों इंग्लिश में। ओके, और इस 0 डिग्री से यहां तक और इस 0 डिग्री से यहां तक 180 रेखाएं रहने वाली, मतलब ये जो रेखा ये 180 रहेगी। 0 से लेके 180 इधर और 0 से लेके 180 इधर। मतलब दोस्तों जो देशांतर होती है, देशांतर, हम पढ़ इंडियन ज्योग्राफी रहे लेकिन इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। देशांतर क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर नॉर्थ है ना, तो ऊपर नॉर्थ से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। और ये कुल कितनी होती है? 360 होती है दोस्तों। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला इलाका, इससे इधर वाला इलाका कहलाता है आपका क्या? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि इधर वाला हिस्सा क्या है? पूर्व है। ठीक है, ये पूर्वी क्या हो गया? आपका गोलार्ध हो गया दोस्तों। और इधर वाला इलाका आपका क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर हम अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको एक बेसिक जानकारी इंडिया के बारे में देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखना, ये रेखाएं जो होती है वो समांतर नहीं होती, ये इसी कर्वेचर का हिस्सा होती है। जैसे पहली इस तरीके से निकलेगी, दूसरी इस तरीके से निकलेगी, और इस तरीके से यहाँ पर रेखाएं पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसी रेखाएं पाई जाती है जो 1 से लेकर कहां तक चलती है? 180 तक चलती है। भारत किसका हिस्सा है? भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। भारत किस में आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है दोस्तों। और पूर्वी गोलार्ध में भी ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, और 0 से लेके ये कहां है? 180। 0 से लेके कहां तक है? 180। भारत जो है दोस्तों, भारत आता है 67, इसको रेड करते हैं। भारत आता है 67, ये जो लाइन मैं बना रहा हूं यहां से लेके, मान के चलो कि भारत इन 2 लाइन के बीच में, जो पहली वाली लाइन है दोस्तों ये है 67.5, मतलब 67 डिग्री 5 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। अगर हम इस तरफ होते तो हम लिखते पश्चिमी देशांतर। और ये वाली जो लाइन है दोस्तों ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब कहने की बात यह है कि भारत इन 2 रेखाओं के बीच में है दोस्तों। भारत इन 2 रेखाओं के बीच में, इन 2 रेखाओं के बीच में भारत। अब हम ध्यान से देखना, इस पिछले वाले डायग्राम में हमें उसका नॉर्थ और साउथ का विस्तार मिल गया कि भारत यहां से यहां तक फैला हुआ है। इस वाले डायग्राम में हमें ईस्ट से लेके वेस्ट तक का मिल गया। अब हम सिंपली एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं और उसी अकेले डायग्राम में हम ये बता देंगे कि भाई आखिरकार भारत की स्थिति क्या है। दोस्तों ये हमने बना ली अर्थ। ओके, और इस अर्थ में जो बीचों बीच से लाइन जाती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों भूमध्य रेखा। ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है।
ये भूमध्य रेखा। और साथ ही साथ दोस्तों ये यहां से जो लाइन ऐसी जाएगी ये क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या थी? 0 डिग्री अक्षांश। हमने कहा भैया भारत कहाँ है? हमने कहा भारत अगर हमें बताना है तो हमें दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम बता रहे हैं भारत का क्या? भारत का हम अक्षांशीय स्थिति बता रहे हैं दोस्तों। भारत की ऐसी अक्षांशीय स्थिति हमने बता दी। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। ये दोनों ही क्या है दोस्तों? ये है उत्तरी अक्षांश, मतलब ये नॉर्थ लैटिट्यूड। और अगर देशांतर की बारी आई दोस्तों, अगर देशांतर की बारी आ रही है तो भारत इन दो के बीच में स्थित, भारत इन दोनों लाइन के बीच में स्थित है। ये दो लाइन कौन कौन सी है? ये वाली लाइन हो गई आपकी 37 डिग्री सॉरी, ये हो गई आपकी 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर चल रहा है यहां पर। और ये हो गई दोस्तों आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों भारत जो है हमारा, भारत जो है दोस्तों वो इन के बीच में स्थित, ये हमने बॉक्स बना लिया, इसके बीच में क्या है? हमारा भारत। इसके बीच में दोस्तों हमारा भारत स्थित, ये हमारा भारत। ओके, ये इस तरीके का हमारा क्या है? भारत स्थित है। और इसने हमने जो है अक्षांश और देशांतर से बता दिया। दोस्तों अब इसी को हम जूम करके देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। इसी को हम जूम कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर हमने कहा भाई भारत कहां पर है? सबसे पहले भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की एक लाइन नीचे की तरफ से जाती, एक ऊपर वाली लाइन है। नीचे वाली लाइन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऊपर वाली लाइन क्या है दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, यहां से आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। चलें अब देशांतर पे बात कर लेते हैं भाई। ये एक लाइन ऐसी जाएगी, दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी, दूसरी लाइन इस तरीके से जाएगी। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है भाई आपकी? ये है 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये क्या है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत के 4 पॉइंट्स हो गए। अगर मैं कहूं ये कौन सा पॉइंट है तो आप कहोगे भाई ये वाला पॉइंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? इसका सबसे उच्च उत्तरतम बिंदु है। क्या है ये? 37 डिग्री 6 मिनट। अब ये सबको पता है कि ये सब क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ये सब क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये सब क्या है? उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। इधर वाला बिंदु ये हो जाएगा 67 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। और इधर वाला बिंदु क्या कहलाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दैट्स ऑल। ये 4 बिंदु है दोस्तों जिसके बीच में भारत जो है वो स्थित है। तो जब भी हमसे भारत के बारे में पूछा जाएगा भाई भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, तो देखिए वापस आइए, भारत की स्थिति क्या है तो हम बताएंगे भाई भारत की स्थिति, ये देखो ये है भारत का पॉइंट, ये है भारत का एक पॉइंट। ऊपर वाला पॉइंट कहां है? ये है। इधर वाला पॉइंट कहां है? ये है। और इधर वाला पॉइंट कहां है दोस्तों? ये। ओके, तो हम बताएंगे ये जो पॉइंट है ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? ये है 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन क्या? उत्तरी अक्षांश। सब लैटिट्यूड बताना पड़ेगा ना दोस्तों, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। ये उत्तरी अक्षांश, ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 67 डिग्री 5 मिनट
पूर्वी देशांतर, और इधर वाला क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने भारत के विस्तार को समझ लिया कि भारत यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, राइट। और यहीं से हमें भारत की आकृति भी समझ में आती है दोस्तों। अगर हम इन चारों के चारों पॉइंट्स को जोड़ दें तो भारत किसकी तरह दिखता है, भारत एक पतंग की तरह दिखता है। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जो आकृति है दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है पतंगाकार। कैसी है, पतंगाकार है दोस्तों, या हम इसको कहते हैं चतुष्कोणीय है, चार कोण बनाता है। भारत देश की आकृति कैसी है, पतंगाकार है। चारों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो ये तो न्यूमेरिकल डेटा है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा और ये एग्जाम में आता भी है। और इसे समझने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे और ये जो मैंने 3 स्लाइड बनाकर आपको समझाया है ना, इन स्लाइड को आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, अब सीधे आते हैं भाई, ये देखो भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की। दोस्तों ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप अपने घर का भी लोकेशन निकाल सकते हो। इनफैक्ट आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हो, किसी को अपनी लोकेशन भेजते हो तो वो लोकेशन कैसे पता चलती है मोबाइल को, ऐसे ही तो पता चलती है ना। तो देखिए देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत की उत्तरी सीमा कहां पर है, यही 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की दक्षिणी सीमा कहां पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, और अगर हम बात करें भाई पूर्वी सीमा कहां पर है, 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिमी सीमा कहां पर है, यह है 68 डिग्री 7 मिनट, है ना। इसको थोड़ा सा सुधार लेना दोस्तों, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये थोड़ा बहुत चलता है, 1-2 डिग्री का इधर उधर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे की बात करें कि भाई भारत में हमने ये सारी की सारी चीजें तो देख ली, भारत की आकृति कैसी है, पतंगाकार। और ये किसने कही है, पहली बार अल बरूनी ने। अल बरूनी एक इतिहासकार था दोस्तों, तो अल बरूनी ने कही। और कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुजाकार है। और ये किसने कहा है, ग्राहम स्ट्रेंस ने कहा है। ग्राहम स्टेंस ने भारत की आकृति को क्या बताया है, क्वाड्रिलेटरल बताया है। ओके, तो भारत की आकृति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली। ओके, अब सुनना भाई, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार भारत की ये जो चारों के चारों पॉइंट्स हैं, चारों के चारों पॉइंट्स से दोस्तों अभी हमने देखा कि भारत यहां से यहां तक फैला हुआ है, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। तो हर एक जगह पर एक आखिरी बिंदु तो होगा ना, और उस आखिरी बिंदु को हम क्या कहते हैं, सीमांतक बिंदु। दोस्तों ये पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगी, है ना। यहाँ पे भले बाइलिंगुअल नहीं है लेकिन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये पीडीएफ जो है वो मिलेगी। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल समझिए, भारत के सीमांतक बिंदु मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जो होगा जहां भारत खत्म हो जाता है। तो नॉर्थ का हमारा सबसे सीमांतक बिंदु हमें देखना है, दक्षिण का हमारा सीमांतक बिंदु देखना है, पूर्व और पश्चिम के भी हमें क्या देखना है, सीमांतक बिंदु देखने हैं। चलिए भाई वही हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था भारत इन दो, यहां पर अगर हम ऐसे भारत बना लें ये, या फिर हम वहीं चलते हैं वापस वहीं चलते हैं भाई, जो हमने बनाया था, ये हमने बनाया था, यहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु होंगे। जैसे देखो ये हमारा जो भारत है ना, ये इसी तरीके का तो होगा, ऐसा ऐसे ही फैला होगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर आ जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट में आ जाएगा दोस्तों। और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ये क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और ये कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित नहीं है, ये है यहां पर स्थित दोस्तों। यहां पर है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार में भी क्या है, ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, और उस ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। भारत का क्या है दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु। ऐसे ही उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये कहलाता है दोस्तों इंदिरा कोल। ये क्या कहलाता है, इंदिरा कोल कहलाता है, इंदिरा कोल। कहां पर है ये है सियाचिन पर। कहां पर है दोस्तों, सियाचिन, याद रखिएगा। ओके,
तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल सियाचिन में है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब इधर की बात करते हैं। ये जो बिंदु है ये भारत का पश्चिमतम बिंदु कहलाएगा, और ये जो बिंदु है ये भारत का पूर्वतम बिंदु कहलाएगा। दोस्तों भारत का पश्चिमतम बिंदु जो है, पश्चिमतम बिंदु, ये कहलाता है गुहर मोती। क्या कहलाता है? गुहर मोती कहलाता है। और ये जो गुहर मोती है दोस्तों, ये जो गुहर मोती है ना, ये अभी हम सारी की सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है गुहर मोती, है ना। तो ये गुहर मोती जो है ये भारत का क्या है? पश्चिमतम, ये भारत का पश्चिमतम पॉइंट कहां पर आता है? कच्छ के अंतर्गत आता है दोस्तों, कच्छ। और कच्छ कहां पर है? गुजरात में। अगर जिले की बात करो कि भाई उसमें भी कहां पर आता है? कच्छ में आता है। ऐसे ही पूर्वतम की बात करें तो पूर्वतम बिंदु दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बालंगो में है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? बालंगो। ओके, चलिए वापस उसी स्लाइड में ले जा रहा हूं आपको। ये देखो, अरुणाचल प्रदेश में कहा है? बालंगो। अच्छा, बालंगो के अंदर भी जाए तो किविथु करके एक जगह है। क्या है? किविथु। अगर जिले की बात करें तो बालंगो है, और अगर एक कस्बे की बात करें तो किविथु। तो दोस्तों इसको ना हम प्रॉपरली एक बना लेते हैं, एक स्लाइड ही बना लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं हम भारत के सीमांतक बिंदु। भारत के सीमांतक बिंदु। और भारत के सीमांतक बिंदु देखने के लिए हमें वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हम दो बना रहे हैं देशांतर, और साथ में हम दो बना रहे हैं क्या? अक्षांश। ओके, ये क्या है भाई? ये है आपका, ये क्या है आपका? ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है आपका? ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? ये है भाई, इसको आप सुधार लो, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन आजकल थोड़ा हमने कुछ जगह मापन सुधार लिया है हमारा। अभी वो आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। हमने हमारी कोस्टल लाइन भी सुधार ली है, तो ऐसी चीजें सुधरती रहती है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये भारत के क्या है? ये भारत के सीमांतक बिंदु। अब इन सीमांतक बिंदु में, इन सीमांतक बिंदु में क्या क्या आएगा भाई? ये यहां पर आएगा आपका क्या? इंदिरा, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। ओके, चलें, यहां पर आएगा आपका क्या? इंदिरा पॉइंट। यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, कहां पर पाया जाता है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहां पर है दोस्तों? ग्रेट निकोबार करके एक आइलैंड है। कहां का आइलैंड है? अंडमान निकोबार का, वहां पर ये पाया जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की दोस्तों सबसे खास बात क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखो प्रीलिम्स में अलग चीजें देखनी पड़ती है, मेंस में अलग चीजें हैं, तो इसलिए हम प्रीलिम्स की क्लास अलग लेकर आ रहे हैं ना आपके लिए। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब सेम यही बातचीत हम कर लेते हैं किसके लिए? ऊपर वाली जगह के लिए, कि भाई ये भारत का क्या रहेगा? सबसे उत्तरतम रहेगा। तो यहां पर जो जगह है वो कहलाती है इंदिरा कोल। क्या कहलाती है दोस्तों? इंदिरा कोल कहलाती है। और इंदिरा कोल कहां पर है? सियाचिन में। सियाचिन। और इसकी खास बात क्या है? ये भारत का उत्तरतम, भारत का नॉर्थ मोस्ट, उत्तरतम बिंदु है। कौन? इंदिरा कोल। ओके, अब आगे की अब हम बात करते हैं, इस तरफ बात करते हैं। भारत का ये कौन सा क्षेत्र होने वाला है? यहां पर है भाई आपका गुहर मोती, या इसको गौर माता भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। अगर कहीं तुम्हें गौर माता देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, इसको क्या कहते हैं वहां के लोग? गौर माता कहते हैं। और ये कहां आता है? ये आता है कच्छ, गुजरात में।
और ये क्या है भारत का, ये क्या है भाई, ये भारत का वेस्टर्न पॉइंट, पश्चिमतम बिंदु। भारत का क्या है, पश्चिमतम बिंदु। दैट्स ऑल। आगे की बात करते हैं। ये जो है यहां पर आता है आपका क्या, किविथु। किविथु करके एक छोटा सा कस्बा है वो। और किविथु किसके अंतर्गत आता है, बालंगो के अंतर्गत आता है। और बालंगो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी खास बात क्या है, ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये भारत का पूर्वतम बिंदु है। भारत का पूर्वतम बिंदु। तो इस प्रकार चारों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। ये चारों पॉइंट्स हैं भारत के, बीच में भारत है, बीच में भारत। ओके, तो भारत का पूर्वतम क्या हो गया, बड़ा बहुत सरल है दोस्तों। देखो भारत का उत्तरतम क्या है, इंदिरा कोल। दक्षिणतम क्या है, इंदिरा पॉइंट। पश्चिम, इधर पश्चिम है ना, पश्चिमतम क्या है, गोहर मोती। इधर क्या है, किविथु। राइट। अब ये इसको घर में आप एक बार देखना, लेकिन एक चीज नोटिस करो आप दोस्तों, हमारा जो उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। और दोस्तों जब आप इस तरीके से अर्थ बनाओगे तो आप देखोगे बीचों बीच जाने वाली रेखा 0 डिग्री कहलाती। ऊपर क्या होता है 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, इसको हम पोल कहते हैं, साउथ पोल। इसको नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और दोनों ही तरफ 23.5 डिग्री की जो रेखा रहती है दोस्तों, है ना, नीचे की तरफ 23.5 डिग्री और ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री, अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चूंकि हम कहां पर हैं, हम इस वाले इलाके में हैं, तो हमारा और इलाका भी देखो 8 डिग्री से 37 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि बीचों बीच से एक रेखा और जाएगी और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से क्या होकर जाती है दोस्तों, कर्क रेखा होकर जाती है, मतलब 23.5 डिग्री क्या जाती है, उत्तरी अक्षांश भारत से होकर जाती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है दोस्तों। ठीक है, अब इसकी अलग से हम स्लाइड बना रहे हैं, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये क्या है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इनके बीचों बीच से दोस्तों, इनके बीचों बीच से क्या होकर जाने वाली है, इनके बीचों बीच से होकर जाने वाली है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, भारत के मध्य से। ओके, चलें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। ये देखिए भाई, इस तरीके से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है दोस्तों। राज्य अगर हम देखें, ये जो है ये इलाका, ये गुजरात है, ये गुजरात है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से हम राज्य देखने वाले हैं। तो हम वही उसी स्लाइड में चलते हैं जो स्लाइड हम बना रहे थे कि हाथ से बनी चीज की बात ही अलग। तो दोस्तों ये जब हम भारत इधर से इधर जाएंगे ना, जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, आप घर में मैप में जरूर देखिएगा, तो आप देखोगे सबसे पहले कर्क रेखा आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। कहां पर, गुजरात। ठीक है, गुजरात के अलावा कुछ हिस्सा राजस्थान। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे एमपी से होकर जाती है। उसके अलावा कहां से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। उसके अलावा कहां से जाती है, झारखंड से जाती है। इसके अलावा और कहां से जाएगी, पश्चिम बंगाल से जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से जाती है दोस्तों, मिजोरम। और साथ में किससे जाती है, त्रिपुरा से जाती है। और किससे जाती है, त्रिपुरा से। और इसे पढ़ने का तरीका क्या है, हर राज्य का इनिशियल लेटर आप निकाल लो। जैसे गुजरात का
है ना, से आपने जीयू, गुजरात का गु निकाल लिया, राजस्थान का क्या निकाल लिया, रा, मध्य प्रदेश का मा, तो ये हो गया गुराम, छत्तीसगढ़ का छ, झारखंड का झा, पश्चिम बंगाल का पा, छह झाप, मिजोरम का मी और त्रिपुरा का त्रा निकाल लो, त्रि निकाल लो, तो क्या हो गया, गुराम, छह झाप, मित्र। इसे ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, और उनके नाम क्या है, गुराम, छहजाप, मित्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये है दोस्तों कर्क रेखा की भी बातचीत। जल्दी से देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चले भाई, तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम वापस वहीं जा रहे हैं दोस्तों। देखिए भले हम पीपीटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो हाथ से पढ़ने का मजा अलग ही है। इस तरीके से जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको भी लग रहा होगा कि आप बिल्कुल लगभग कहाँ बैठे हैं, क्लास में ही बैठे हैं। ओके दोस्तों, अब और भी देखो, चूंकि ये प्रीलिम्स की क्लास है, इसमें हम फैक्ट ही फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ये वनडे एग्जाम में भी काम आएगा, आपको प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही आएगा, अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार, ये है पूरी की पूरी दुनिया, और इस दुनिया में ये है रेड कलर का हमारा भारत। तो ये पूरी दुनिया अगर 100% है, तो भारत इसका कितने परसेंट जमीन को रखता है अपने पास, कितना होल्ड करता है ये लैंड एरिया को, ये भी देखते हैं। देखो यार, भारत का कुल एरिया, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,252 वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रखना पड़ेगा आपको। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,352 वर्ग किलोमीटर। और पूरे विश्व में हम सातवां, भारत हमारा सातवां सबसे बड़ा देश है दोस्तों विश्व में। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज तो हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, एरिया वाइज हम 7वें नंबर पर हैं दोस्तों। और पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व की जितनी भी जमीन है उसका केवल 2.4% हमारे पास है। विश्व की कुल भूमि का भारत में कितना, विश्व की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भारत के पास है, 2.5 भी नहीं है, 2.4। और अगर हम बात करें कि दोस्तों हम एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों यहां पर जो भी बातचीत हो रही है वो क्षेत्रफल के आधार पे हो रही है, पॉपुलेशन के आधार पे नहीं हो रही। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,352। ओके, विश्व में स्थान 7वां। विश्व की कुल जमीन का कितने प्रतिशत, 2.4%। एशिया में कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। जनसंख्या में भी एशिया में दूसरे नंबर पर, और एरिया में भी एशिया में दूसरे नंबर पर। एशिया में नंबर 1 है चाइना, पॉपुलेशन में भी एरिया में भी। हम दूसरे नंबर पर भी हैं, पॉपुलेशन में भी एरिया में, केवल एशिया में। विश्व में हमारा नंबर 7वां है। दैट्स ऑल। ये है भाई कुछ और स्टैटिक्स जो हमें पता होने चाहिए। अब दोस्तों ये हमारा भारत है, ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा भारत है। तो भारत का नॉर्थ देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो नॉर्थ से साउथ भारत का विस्तार कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये है भारत का वेस्ट, और ये है भारत का ईस्ट। तो इधर से इधर कितना विस्तार है, ये भी पता होना चाहिए। कितने किलोमीटर का विस्तार। तो दोस्तों भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ का जो विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। भारत का जो विस्तार है दोस्तों वो इतना है, 3,214। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत 3,214 किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि इधर इधर दोस्तों यहां गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, है ना, के बीच की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। कितनी है, 2,933 किलोमीटर है। कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखना, भारत की 2 सीमाएं हैं दोस्तों। एक है स्थलीय सीमा, जो यहां से शुरू होती है, यहां से लेकर ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये क्या है, स्थलीय सीमा। और इधर नीचे का जो इलाका है दोस्तों, ये क्या है, हमारी समुद्री सीमा। तो हमारी कुल स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, और हमारी कुल तटीय सीमा 7,516.6।
जो अब दोस्तों बदल चुकी है। कितनी हो चुकी है वो आने वाली स्लाइड में मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। 11,000 हो चुकी है। अब क्यों हो चुकी है इस पे भी बात करेंगे। अभी 1 साल पहले तक हमारी तटीय रेखा मतलब कोस्टल लाइन है ना। तटीय रेखा मतलब क्या है, कोस्टल लाइन। ओके। और स्थलीय सीमा मतलब टेरेस्टेरियल बाउंड्री हमारी, ये सब मिल जाएगा आपको। तो स्थलीय सीमा हमारी 15,106, जबकि तटीय रेखा हमारी 7,516 थी, जो अब 11,098 के आसपास हो गई है। और ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे की हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें से भी आइलैंड्स देखो दो प्रकार की है हमारी। हमारी समुद्री जो बाउंड्री है वो दो प्रकार की। ये जो है हमारा पेनिनसुलर कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। जबकि कुछ आइलैंड्स भी हैं हमारे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए। तो अगर हम केवल आइलैंड की नापें तो 6100 है। अगर हम कुल हमारी समुद्री सीमा नापें जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है आइलैंड से, तो वो 6100 है ना। तो दोस्तों 6100 हमारी प्रायद्वीपीय जमीन है, और आइलैंड्स की हमारी क्या है दोस्तों, आइलैंड्स की हमारी 1197 है। थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अब चूंकि ये डेटा बदल चुका है इसलिए मैं आपको इसे बता नहीं रहा हूं। आप केवल याद रखिए कि ये 7,516 भी अब बदल चुका है, क्योंकि पहले हमारे जो मापन करने का तरीका था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब हमने मापन करने का बहुत अच्छा तरीका दोस्तों निकाल लिया है, और बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया है, इसलिए अब हम सटीक तरीके से क्या कर पा रहे हैं, मापन कर पा रहे हैं। क्या बात इतनी समझ में आई? चलो भाई शुरू से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा, फिर हम आगे की बात करेंगे। 1 सेकंड रुकिएगा, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, क्या क्या पढ़ा था हमने। भारत का भौगोलिक स्वरूप हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा भारत के नाम क्या क्या होते हैं। इंडिया जो है वो है भारत का नाम, जो कि कहाँ से आया है, ईरानी और पर्शियन लोगों से आया है। भारत नाम राजा भरत के नाम पे रखा गया है। हिंदुस्तान नाम जो है वो फारसी और अरबी लोगों ने रखा था। और आर्यावर्त हिमालय और विंध्याचल के बीच का इलाका है, ये हमने लिखकर देखा था, है ना। इसके अलावा भारत के पुराणों में, भारत के प्राचीन ग्रंथों में जो कि एपिक होते हैं, मतलब रामायण हो गया, महाभारत हो गया, बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा गया है। और इसके अलावा भारतवर्ष, भारत खंड, ये भी हमें नाम देखने को मिलता है। दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया दोनों ही नामों को बराबर तरजीह दी गई है, ये भी हमने देखा। इसके अलावा फिर हमने देखा भाई भारत की आकृति कैसी होती है, चतुष्कोणीय या पतंगाकार होती है दोस्तों। और फिर हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझा था, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई भारत जो है वो कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है, ये दोनों पूर्वी देशांतर है। फिर हमने पॉइंट्स भी देख लिए भाई, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ इंदिरा कोल है, यहाँ पर गौर मोती या गौर माता है, यहाँ पर किविथु है। बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसको हमने इस तरीके से दोस्तों क्या किया है, डिस्कस किया है। और ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब भाई आपका काम ये बनता है कि ये जब पीडीएफ आपके पास आएगी तो आप इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने क्षेत्रफल की बात कर ली कि पूरे विश्व में जो भारत है उसका जो स्थान है वो 7वां है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,352 वर्ग किलोमीटर। और पूरे पूरे के पूरे विश्व का कितना प्रतिशत एरिया भारत जो है वो होल्ड करता है, 2.4%। और अगर दोस्तों स्पेसिफिकली अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में हम क्षेत्रफल के मामले में सेकंड नंबर पर आते हैं, चाइना के बाद। ओके। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भाई उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार 3,214 किलोमीटर है, और इधर पश्चिम से पूर्व की ओर 2,933 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 है, और कुल तटीय सीमा पहले 7,516 थी दोस्तों, अब 11,098 हो चुकी है। इस पे हम अभी बात करेंगे लास्ट में। ओके। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। लेकिन उसके पहले वही तटीय रेखा का कॉन्सेप्ट आपका यार क्लियर करवा देते हैं, है ना। और ये देखिए भाई, है ना, देखो पहले यार भारत की जो तटीय रेखा है, हमारा भारत जो है वो एक क्या है, पेनिनसुलर है। तो भारत की जो तटीय रेखा थी दोस्तों पहले कुछ इतनी थी, है ना, 7,516, मोटे तौर पे 5,517 हम उसको बोल देते थे। लेकिन अब चूंकि पहले मापन करना बड़ा कठिन था, अब हमने सैटेलाइट 3D मैपिंग ये सब करना शुरू कर दिया है, तो अब हमारी जो
तटीय रेखा निकल कर आ रही है वो आ रही है 11,098.8 किलोमीटर। और उसमें भी हमारी जो कुल कोस्ट लाइन है, जो हमारी कुल कोस्टल लाइन है दोस्तों, ये कोस्ट है हमारे, ये है 6100। और हमारे जो आइलैंड्स हैं वो है अभी भी कितना, 1197। इनकी मैपिंग अभी बाकी है, जब इनकी मैपिंग हो जाएगी तो हम क्लियरली 11,098 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी तट रेखा गुजरात की, ये जो गुजरात है ना, इसकी तट रेखा सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। और सबसे लंबा जो बीच है वो है मेरीना बीच, तमिलनाडु का। ये सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों। मेरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और 13 किलोमीटर ये लंबा है। सबसे छोटी तट रेखा गोवा की है दोस्तों, गोवा, है ना। गुजरात की सबसे मैक्सिमम है कोस्टल लाइन और गोवा की कैसी है, मिनिमम है दोस्तों कोस्टल लाइन। ओके, तो यही बातचीत आपको मुझे बतानी थी। अब भारत की तटीय रेखा कितनी हो चुकी है, बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको अब 1-2 सालों तक लगातार आते हुए दिखाई देगा। 11,098.8 किलोमीटर हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने मेन हमारा जो लैंड एरिया है और हमारे आइलैंड है उसे शामिल किया गया है। हालांकि अभी ये मैपिंग चल रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है ना। कल की क्लास में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ओके, समुद्री पड़ोसी कौन से हैं, स्थलीय पड़ोसी कौन से हैं, किस देश के साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट क्या क्या होते हैं, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है ना। ये कुछ बेसिक बातचीत हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, अब प्रीलिम्स की क्लास आप तक आती रहेगी और हम मिलते हैं अगली क्लास में।